नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो साइंस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो बच्चों की स्कूलें बंद है, इस वजह से वो अपना सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं घर पर। तो इसीलिए आज हम विषय विज्ञान की जो सीरीज है वह शुरू कर रही है। और जो सामाजिक विज्ञान की सीरीज है वो मैंने पहले ही शुरू कर दी है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की सीरीज, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 1 के बारे में, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसे बहुत सारे अंक आते हैं जो हमारा पेपर लगता है उसमें। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अपने घर पर आराम से बैठे बैठे पढ़ना है। स्कूल अभी खुल नहीं रही है तो इसलिए हमें घर पर रहकर ही इन सभी सिलेबस को हमें क्लियर करना है और आगे परीक्षा में अच्छे से अंक लाने हैं। तो अपने गुरुजनों को भी बता देना है कि हम कैसे अपने घर पर अपने दम पर अकेले पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड परीक्षा में। तो शुरू करने जा रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में, पाठ नंबर 1 के बारे में, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो सर्वप्रथम जो आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है इसे हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से दिख सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सर्वप्रथम क्या लिखा है कि पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। यानी जो पोषण है वो जीवन का एकमात्र आधार है। पोषण के बिना मानव का जीवन नहीं है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है, यानी जो उसका वातावरण है उससे वो पोषण के आधार पर विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि पोषण है वो मानव का एक प्रमुख है, मानव जीवन का एक प्रमुख भाग है। इसके बिना कुछ भी नहीं है, यह मानव जीवन का एक आधार है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी जो पोषण है वो हमारे शरीर का एक अंग बन जाता है। कैसे? वो पाचन क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर का एक अंग बन जाता है और अंग बनकर हमारे शरीर की सभी जो आवश्यकताएं होती है उसे क्या करता है? पूर्ति करता है, उसको पूरी करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है। और जो हमें अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, अपनी बॉडी सॉडी अच्छी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक संतुलित आहार लेना होगा, यानी एक पौष्टिक आहार हमें रोजाना खाना होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें निरोगी रहेंगे। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है। यानी जो संतुलित आहार होता है वो क्या करता है? अपने शरीर को मजबूत बनाता है, अपने शरीर को कठोर यानी लड़ने के लायक बनाता है। अगर किसी के साथ कल को कोई पंगा हो जाए तो अगर हमारा शरीर अच्छा होगा, कठोर होगा, तो हम उससे जीत पाएंगे, वरना तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो जो अच्छा भोजन होता है वो हमारे शरीर को कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। यानी अगर आपको अपनी दिमाग में भी फुर्ती चाहिए तो हमें क्या करना होगा? एक संतुलित आहार खाना होगा। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और कई अन्य प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छा और पौष्टिक आहार खाना चाहिए। यानी जितने भी शरीर में रोग होते हैं वो अगर जब हम पौष्टिक आहार यानी हमारे शरीर में कोई आहार की कमी रह जाती है, कोई प्रोटीन या विटामिन की कमी रह जाती है, तभी हमारे रोग होता है। अगर हम रोजाना अच्छे से अच्छा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, तो हमें कभी भी कोई रोग होने वाला नहीं है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। स्वस्थ अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। यानी जो परीक्षण है उसके आधार पर यह जान लिया गया है कि अगर हमें जीवन को अच्छी तरीके से चलाना है, जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, तो हमें क्या करना होगा? उसे जीवन जीने के लिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो खनिज है, विटामिन है, ये सभी हमारे शरीर में एक उचित मात्रा में होने आवश्यक है, तभी हमारा एक अच्छा जीवन हमें जी सकते हैं। अब आगे देखते हैं, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होगा। अगर संतुलित भोजन क्या होता है पूछ लिया जाए कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाए कि कुपोषण किसे कहा जाता है, तो कुपोषण किसे कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से, यानी जो पीछे से बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में किसी एक से थोड़े या दो पोषक तत्व की कमी लंबे समय से होती आ रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है और उस चीज की जो कमी हुई है जो लंबे समय से चल रही है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कुपोषण कहा जाता है। याद रखने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुपोषण किसे कहा जाता है। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से दिखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व, यानी जो कुपोषण होता है उसका हमारे शरीर में कई प्रकार से असर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया है, यहाँ पर अब ऊपर से पैराग्राफ चलने वाला है, तो चलिए अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पोषण के विभिन्न तत्व है। हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को ये नहीं ऊपर यहाँ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं आराम से समझा देता हूँ। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी अलग अलग पोषण के तत्व अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। यानी जो पोषण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, और जो पोषक तत्व अपना कार्य करना बंद कर देगा तो जहां पर वह जाकर काम करता था वो जो अंग था वह अंग भी कार्य करना बंद कर देगा। अब देखते हैं संतुलित व असंतुलित भोजन, यानी बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड किसे कहा जाता है। तो हम देखते हैं हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। यानी जो हमारा देश है इसमें एक कुपोषण का बहुत बड़ा भाग है, बहुत लोग कुपोषण के शिकार है। तो इसका क्या कारण है, इसका यही कारण है कि जो लोग हैं उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। जो विटामिन एंड जो कार्बोहाइड्रेट जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो उनके शरीर में सही समय पर नहीं पहुंच रही है, तो इस कारण से वो क्या हो रही हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। अगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। जो प्रमुख हम यहाँ पर बात करने वाले कुपोषण के प्रमुख प्रभाव कौन से होते हैं, प्रमुख रूप से कौन सा कुपोषण मानव शरीर में होता है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन कुपोषण क्या होता है वह चीज हम समझ लेते हैं। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो एक भोजन का सूक्ष्म यानी छोटा भाग होता है, मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आ जाते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण दिखाए जा रही है। यानी विटामिन है वो होता तो बहुत छोटा यानी सूक्ष्म भाग होते हैं विटामिन के, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। तो अब देखते हैं सारणी में नीचे हमें क्या दिया गया है। तो हम चलिए सारणी की ओर बढ़ते हैं। इसे थोड़ा मुझे छोटा करना होगा क्योंकि यह मैंने थोड़ा बड़ा कर रखा था, आपको सही रूप से दिखे तो ये शायद आशा करता हूँ आपको दिख रही होगी।
सारणी 1.1 प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। 1 नंबर क्रैम्स है। 1 नंबर जो है विटामिन ए, यानी ए जो विटामिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है रतौंधी। और इसके लक्षण क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी आ गई है। तो ये विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा उसे क्या कहा जाता है, रतौंधी। और इसके लक्षण हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको दिन में, यानी प्रकाश दिन में कह दीजिए, तो दिन में आपको दिखाई नहीं देगा और रात में भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है। और विटामिन ए की भरपूर मात्रा में आपको अपने शरीर में आवश्यक पोषक तत्व देने होंगे, तभी आपको रतौंधी रोग से छुटकारा मिल सकेगा। 2 नंबर है थायमीन, यानी B12। इसकी जो कमी से जो रोग होता है उसे बेरी कहा जाता है। और इसका क्या लक्षण होता है, वो हृदय धड़कन कम, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। 3 नंबर है राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविनोसिस, यानी मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना। तो अगर आपके अंदर राइबोफ्लेविनोसिस का रोग हो जाता है तो आपके मुख के किनारे यानी होठ के नीचे वाली जो चमड़ी होती है वो फट जाएगी, होठ की त्वचा भी फट जाएगी और आपकी जो स्मृति है उसमें भी कमी आने लगी है। तो आप सोच लेना आपके अंदर B2 की कमी हो गई है। नियासिन यानी B3, इससे कौन सा रोग होता है, वो होता है पेलेग्रा। और इसका लक्षण क्या है, वह जीभ व त्वचा पर पपड़िया पड़ना, यानी अगर आपको पेलेग्रा रोग हो जाता है तो आपकी जीभ व त्वचा पर थोड़ी थोड़ी सफेद कलर की पपड़िया पड़ने लगेगी। तो आप सोच लेना कि आपके शरीर के अंदर B3 की कमी हो चुकी है। अब जो विटामिन सी होता है, एस्कोब्रिक अम्ल, यानी जो विटामिन सी एस्कोब्रिक अम्ल होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो है स्क्रवी। तो स्क्रवी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है, सॉरी, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा, स्क्रवी। इसके लक्षण मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, पेड़ों की हड्डियां मुड़ जाती है, सॉरी पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने, तो सॉरी ये तो मैंने रिकेटस का आपको बता दी। हम बात करें थे स्क्रवी की, तो मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, यानी अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्क्रवी रोग हो सकता है, आप स्क्रवी रोग से प्रभावित हो सकते हैं और आपके मसूड़ों में खून आना भी प्रारंभ हो सकता है और त्वचा पर चकत्ते भी पड़ सकते हैं। विटामिन डी के बारे में जानती है, कैल्सिफिरोल की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन डी से, वो है रिकेटस। और इसका क्या लक्षण होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। तो आप सोच लेना आप रिकेटस बीमारी के शिकारी हो चुके हैं और विटामिन डी की कमी से आपके अंदर यह रोग हुआ है। जूम इन कर लेता हूं मैं, थोड़ा आपको अच्छे तरीके से दिख सके और अच्छे तरीके से समझ में फ्रेंड्स आ सके। प्रोटीन कुपोषण, तो प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण के बारे में जानते हैं हम। तो गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो है क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, जिसका नाम क्या है, क्वाशियोरकोर। तो ये याद रखने लायक बात है। आपको यहाँ पर मैं इमेज भी दिखा देता हूँ। ये बच्चा जो है ये क्वाशियोरकोर से संक्रमित है। ये बच्चा जो बैठा है आपको दिख रहा है, ये क्वाशियोरकोर से संक्रमित है। इस बच्चे में पोषण की कमी आ गई, जिस वजह से ये हो गया कुपोषण का शिकारी। और आगे देखते हैं क्या बातें क्या क्या हमें कही गई है। तो चलिए थोड़ा इधर भी बढ़ते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ कहा गया है। तो जो क्वाशियोरकोर होता है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है और स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है। त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होठ होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ कुपोषण पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो उसे शरीर सूख कर दुर्बल हो
जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मेर्समस रोग कहा जाता है। तो ये जो आपको बच्चा दिख रहा है ये किस चीज का शिकारी है, किस रोग का शिकारी? ये है मेर्समस रोग का शिकारी हो गया है। दिख रही है आपको आंतें, ये बहुत दुबला हो गया है। तो ये किस रोग का शिकारी है? मेर्समस। तो चलिए अब आगे देखते हैं खनिज कुपोषण। तो खनिज कुपोषण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्रिया मंद पड़ जाती है। गलगंड घेंगा रोग हो जाता है। यानी खनिज कुपोषण से क्या होता है फ्रेंड्स, इसका क्या लक्षण होता है कि लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी हो जाती है और इसकी कमी से चेहरा पीला पड़ जाता है। और कैल्शियम की कमी से हड्डियां मजबूत नहीं रहती है। और जो हमारी हड्डियां होती है, जो अगर आपके अंदर खनिज कुपोषण हो जाता है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हड्डियां हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की भी प्रक्रिया मंद हो जाती है फ्रेंड्स। और गलगंड अगर आपके अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर थायराइड ग्रंथि या कहें तो जो नमक होता है उसकी कमी से क्या रोग हो सकता है? गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? गलगंड या घेंगा रोग भी हो सकता है। अब नीचे एक सारणी और दी गई है, हमें देखते हैं क्या है इस सारणी के अंदर। तो चलिए देखते हैं। सारणी है प्रमुख खनिज तत्व स्रोत एवं कार्य। तो जो तत्व का नाम है सोडियम, इसका स्रोत क्या है? इसका हमें यह सोडियम कहाँ से मिल सकता है? तो चलिए जानते हैं सोडियम कहाँ से मिल सकता है। सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध। यानी अगर आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है और आपको सोडियम तत्व की आवश्यकता है तो आपको सामान्य नमक का यूज करना चाहिए, आपको मछली का सेवन करना चाहिए, मांस और अंडे का भी सेवन और दूध का सेवन करना चाहिए। कार्य क्या होते हैं? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलित बनाना, ये कार्य होते हैं सोडियम के। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कार्य क्या होते हैं? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, ये इसके कार्य होते हैं पोटेशियम के। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध, अंडे, हरी सब्जियों से कैल्शियम मिलता है। इसका स्रोत है दूध, अंडे, हरी सब्जियां। कमी से रोग होने वाले इसकी जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करता है। आगे देखते हैं फास्फोरस। दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वक्र में पाया जाता है। कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है फास्फोरस। लोह तत्व यकृत, वक्र, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़, इसमें यह लोह तत्व पाया जाता है। और रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, उत्तक ऑक्सीकरण इसके प्रमुख कार्य है। आयोडीन के जो प्रमुख स्रोत है वो देख लेते हैं। नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक प्रमुख इसके स्रोत हैं। और क्या कार्य होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहयोगी होता है आयोडीन। अब चलिए थोड़ा जूम करके आपको मैं वापिस से आगे का जो पैराग्राफ है वह पढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि मानव स्वास्थ्य, आगे का जो हमारा 1.2 का पैराग्राफ है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, वो क्या है उसके अंदर जान लेते हैं। और उसके अंदर क्या है? पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। तो चलिए जानते हैं पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य के अंदर। तो अगर हम स्वस्थ पानी पीते हैं तो क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है? दूषित पानी पीते हैं तो क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या लाभ होता है, वो इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा।
हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे दूषित भी करते हैं। इस तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवनदाता पर वार कर रहे हैं। यानी अगले आने कुछ समय में अगर हम ऐसे ही जल का दोहन करते रहे तो हमारे सामने जल संकट की कमी आ सकती है। हमें भी पता है कैसे हम लोग जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें अगर ऐसे करते रहे तो जल संकट की प्रॉब्लम हमारे आने वाले समय में आ सकती है। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन व कपड़े धोने, कृषि व उद्योगों में किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, बर्फ, तरल, जल और गैस रूपों में एकमात्र मिलता है। यानी फ्रेंड्स, जो जल है वो ही पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में मिलती है। आपको पता है तीन अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्था कौन कौन सी होती है? तो पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, तरल और गैस, यह तीन अवस्था होती है। और जो जल होता है ये तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। यानी ठोस तो कहें तो जल बर्फ में बदल सकती है और बदलती भी है, तो इसलिए ठोस भी है। तरल, यानी तरल का अर्थ जल होता है, जो तरल पदार्थ होता है, तो ये जल भी है, ये तरल भी है। और गैस, अगर गैस की बात करें तो इसके अंदर वाष्प होती है और ये जल वाष्प के रूप में काम करते हैं, तो गैस भी है, गैसीय भी है। तो ये एक प्रकार से तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन? जल पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी, तो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और वो कौन सा है? वो है जल। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे की जो बातें हैं उन्हें देख लेते हैं क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। हम यहाँ पर थे एक साथ। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के कण व सूक्ष्म जीव होते हैं। जो जल सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से कुछ हमें फायदा पहुंचाते हैं, कुछ हमारा नुकसान भी करते हैं। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। अगर हमें जल पीना है तो उसके अंदर ये निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। वो कौन कौन से? चलिए देखते हैं। जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। यानी जल में जो आंखें से दिखने वाले, मान लीजिए पत्ता हो गया, कचरा हो गया, कितने भी कीटनाशक, जितने भी कीटाणु हमें दिखते वो नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर वनस्पति भी नहीं होनी चाहिए। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। जल का पीएच संतुलित हो। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारी निभाता है। जल इस काम में शरीर की मदद करता है। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती है। इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देता है कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है। प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यानी हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होने देता है। और रोग उत्पन्न नहीं होता तो हम स्वस्थ रहते हैं और रोग मुक्त रहता है हमारा शरीर। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। थकान का एहसास नहीं होता है। पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। उचित मात्रा में पानी से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका भी कम हो जाती है। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती है। नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं घेरते हैं। तो हमने देख लिया शुद्ध और अच्छा जल पीने के फायदे क्या होते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता, आंत की बीमारी नहीं होती, अस्थमा नहीं होता, दम्मा नहीं होता, जुकाम नहीं होती, सर्दी नहीं होती। कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता अगर हम 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो। अब देखते हैं दूषित जल के क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं।
यदि पीने का पानी दूषित हो तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख है, जिनकी वजह से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी शिकार बना सकती है। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका रोग जनक ड्रैकुलस मेडेनेसिस नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे सेंधु से जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भव को रोकने के लिए जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर उबाल कर ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना या कपड़े धोना नहीं चाहिए और समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको समझ में आया क्या कि जो स्वच्छ जल है उसे हमारे शरीर में रोग नहीं होता और जो दूषित जल होता है उसे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसमें कहा गया है कि एक समय राजस्थान में एक गंभीर बीमारी आई थी, जो क्या थी, इसका नाम था बाला और नारू। एक रोग था जो राजस्थान के अंदर आया था और एक वायरल संक्रमण थी। जैसे कोरोना चल रहा है उसी तरह ये वायरस आया था, कोरोना की तरह लोगों में एक दूसरे से फैल रहा था। तो 2000 ईस्वी में इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, यानी इसके ऊपर हाथ रख दिया गया था सरकार के द्वारा, इसको काबू में ले लिया गया था वायरल संक्रमण को, जिसका नाम था बाला और नारू। तो इसको 2000 के बाद इसका कोई भी रोगी नहीं आया, लेकिन आ सकता है क्योंकि यह पानी से रोग होता है। पानी गंदा पीने से बाला और नारू रोग वापिस से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, स्वस्थ पानी पीना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मोटापा, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए आज हम इस वीडियो में नहीं बात करने वाले हैं मोटापा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो के बारे में, पार्ट नंबर 2 के बारे में, मोटापा के बारे में हम बात कर लेंगे और आगे भी जितने भी इसके पार्ट बनेंगे उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो जो मैं अगला आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा उसके अंदर हम मोटापा की जो समस्या है वो क्या होती है, कैसे इसे कंट्रोल में किया जा सकता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पढ़ना है और पढ़ाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और जो नया मोटापा वाला टॉपिक है उसके साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। जल्द